हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जीए क्वेश्चंस का पार्ट 4, जो कि आपको आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं दोस्तों, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सी संस्था भारतीय राजकोषीय नीति तैयार करती है? बताइए दोस्तों, भारत की कौन सी संस्था राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी वित्त मंत्रालय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जो वित्त मंत्रालय है वो भारत की राजकोषीय नीति तैयार करती है। इस समय प्रेजेंट में हमारे वित्त मंत्री की बात करें दोस्तों, तो वो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ और फैक्ट देखते हैं दोस्तों। जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग से दोस्तों अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात करते हैं दोस्तों नीति। नीति आयोग में जो नीति होता है दोस्तों, उसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये दोस्तों नीति की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों, तो 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले दोस्तों इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों, तो इस समय इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और इसके सीईओ इस समय दोस्तों अमिताभ कांत है। ये दोस्तों भारत की एक थिंक टैंक के रूप में सेवा करती है। थिंक टैंक का मतलब महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर सलाह देने वाले विद्वान लोगों का समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 है भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों इससे भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में। और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर की बात की जाए तो वो शक्तिकांत दास है। और अगर मुख्यालय की बात करें दोस्तों, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई। तो एसबीआई की दोस्तों स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 में। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, अध्यक्ष हैं इसके रजनीश कुमार। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या प्रावधान प्रावधान का स्थापना का प्रावधान है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 2। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में दोस्तों नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद नंबर 1 की बात करें तो इसमें दोस्तों संघ के नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, यानी कि भारत जो है वो दोस्तों राज्यों का संघ है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 की बात करें यानी कि अनुच्छेद 3 की बात करें तो दोस्तों इसमें नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र की सीमा या नाम में परिवर्तन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 4 की बात करें यानी कि चौथे ऑप्शन की बात करी जाए दोस्तों, तो चौथा ऑप्शन है जो बताता है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधन साधारण बहुमत से पास किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि 2 और 3 के तहत जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे वो दोस्तों साधारण बहुमत से क्या हो जाएंगे? पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बना? बताइए। तो 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। कौन बना था दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन के बारे में भी चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी वो सन 1915 में करी थी। और 1917 में दोस्तों इन्होंने चंपारण सत्याग्रह चालू किया था। ठीक है, इनकी दोस्तों अगर महात्मा गांधी की आत्मकथा की बात करें तो वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, इन्होंने दोस्तों कुछ समाचार पत्र भी निकाले थे, जैसे कि यंग इंडिया, हरिजन। ठीक है, और दोस्तों अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम नाम की पुस्तक लिखी थी, और ये दोस्तों
भारत के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जो कि दोस्तों 11 नवंबर को हुए। तीसरे ऑप्शन की बात करें यानी कि बादशाह खां, इन्हें से आप बड़ी बारी परिचित होंगे। इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खां के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इनको बड़ा दुख हुआ था जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। इन्होंने दोस्तों खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन की शुरुआत करी थी, जो कि 1929 में चलाया गया था। ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो ये दोस्तों पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों सत्यशोधक समाज के संस्थापक की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यानी ज्योतिबा राव फूले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है। इस सत्यशोधक समाज की स्थापना का दोस्तों उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उन्हें उनके अधिकारों और शिक्षा के प्रति सजग करना था। ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं इसके, जैसे कि दे रखा है ऑप्शन लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इन्हें प्यार से पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने अनहैप्पी इंडिया की, जो अनहैप्पी इंडिया है वो पुस्तक लिखी थी। ठीक है। और साइमन कमीशन के विरोध में दोस्तों ये घायल हो गए थे, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। चौथा ऑप्शन दोस्तों बात करें राजा राम मोहन राय की, तो दोस्तों इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी और इन्हें राजा की जो उपाधि थी दोस्तों वो अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? अकबर द्वितीय। ठीक है। इन्होंने दोस्तों जो राजा राम मोहन राय जी हैं इन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया था। और इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये इनकी दोस्तों प्रसिद्ध कृतियां हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिशा में भारत वलित पर्वतों से घिरा नहीं है? ठीक है। बताइए दोस्तों किस दिशा से भारत जो है वो वलित पर्वतों से नहीं गिरा है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पश्चिम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पश्चिम दिशा है दोस्तों भारत की वो वलित पर्वतों से घिरी नहीं है। बाकी अगर बात की जाए तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर, ये सारी दिशाएं दोस्तों किससे घिरी हुई हैं? वलित पर्वतों से। जैसे कि उत्तर की बात करें दोस्तों तो अरावली और हिमालय आ जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात करी जाए दोस्तों तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसी प्रकार से आता है और इसका आंसर हो जाता है फ्लोरीन। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं वो होते हैं दोस्तों फ्लोरीन। और अगर देखा जाए विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है, तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है किसी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संपूर्ण मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? यहाँ पर दोस्तों संपूर्ण के आगे उत्तरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उत्तरी। संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जलोढ़ मृदा। ठीक है दोस्तों, जलोढ़ मृदा ये भारत की बहुत उपजाऊ मृदा है। ये भारत के उत्तरी भाग में जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल साइड में बहुत पाई जाती है। ठीक है। काली मृदा की बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में, तो काली मृदा दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले इलाके में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लैटेराइट मृदा की बात की जाए तो वो दोस्तों राजस्थान में पाई जाती है और थोड़ी बहुत दोस्तों मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसी प्रकार शुष्क मृदा की बात करें दोस्तों तो ये भी राजस्थान इलाके में पाई जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दिबांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है, जिसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। जैसे कि अगर हम दोस्तों 7 सिस्टर वाली साइड के भारत को बनाया तो वो कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। ठीक है। और ये बांग्लादेश होता है। ठीक। तो यहाँ पर है वो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर दोस्तों दिबांग घाटी है। वहाँ के बाद दोस्तों जो हिमालय का 5वां प्रकार या 5वां भाग है वो इस प्रकार से मुड़ जाता है हिमालय। किस प्रकार से? इस प्रकार से दोस्तों नीचे की ओर मुड़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्वांचल कहते हैं। क्या कहते हैं?
पूर्वांचल कहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलीथीन तथा पीवीसी डैश के कुछ उदाहरण हैं। बताइए दोस्तों, पॉलीथीन और पीवीसी किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक। जो पॉलीथीन और पीवीसी होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। बेसिकली दोस्तों जो प्लास्टिक होता है वो हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का में क्या होता है दोस्तों, प्लास्टिक को गर्म करके दोबारा से रीशेप किया जा सकता है, यानी कि उसका जो उपयोग है वो दोबारा से किया जा सकता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात की जाए दोस्तों, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में एक बार उसे आकार देने के बाद उसे रीशेप नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्रेलिक भी दोस्तों एक तरह से थर्मोप्लास्टिक का ही प्रकार है, लेकिन ये पारदर्शी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र स्टोमेटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण होता है? बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है उसके द्वारा दोस्तों रंध्रों द्वारा पानी का उत्सर्जन होता है, जो कि पौधों की पत्तियों पे होते हैं। ठीक है, जो पौधों की पत्तियों पर जो रंध्र होते हैं उनसे पानी के उत्सर्जन को दोस्तों क्या कहा जाता है? वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाती हैं? बताइए। अगर किसी समतल दर्पण द्वारा छवि बनाई जाए और उसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम? आभासी छवि। कैसी कैसी छवि कहते हैं? आभासी। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पोस्टल इंडेक्स की शुरुआत कब हुई? तो पोस्टल इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो सन 1972 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पोस्टल इंडेक्स है यानी पिन कोड है उसकी शुरुआत दोस्तों भारत में 1972 में की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में है। ये दोस्तों एक प्रकार का टाइगर रिजर्व है। क्या है? टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर है? बताइए। तो दोस्तों बेसिकली जो हार्डवेयर क्या होते हैं, जिनको हम छूकर स्पर्श कर सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, और जिनको छूकर स्पर्श नहीं किया जा सकता वो दोस्तों क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसमें केवल एक ही ऑप्शन यानी CPU एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम छूकर महसूस कर सकते हैं। तो इस वजह से जो हमारा CPU है दोस्तों वो क्या होगा? हार्डवेयर, और इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? बताइए दोस्तों, जो मालगुडी डेज है वो किस लेखक ने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि R.K. नारायण। जो मालगुडी डेज है दोस्तों वो किसने लिखी है? R.K. नारायण जी ने। ये पुस्तक दोस्तों दक्षिण भारत के एक काल्पनिक शहर मालगुडी की कहानियों की एक श्रृंखला है, जो R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई गीतांजलि को तो आप जानते होंगे दोस्तों, इसके लिए इन्हें एक शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, ये विजय तेंदुलकर और दीपक चोपड़ा ये दोनों भी दोस्तों एक प्रकार से लेखक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए दोस्तों, जो हड़प्पा है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जो रावी नदी है उस नदी के तट पर दोस्तों कौन स्थित है? हड़प्पा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बराक नदी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। जो बराक नदी है वो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कावेरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये दोस्तों पश्चिमी घाट से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। गोदावरी की बात करें दोस्तों तो ये दोस्तों नासिक से निकलती है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और इसका जो संगम है वो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, वलगई की बात की जाए दोस्तों यानी वैगई, ये वैगई होगा वलगई की जगह पे। इसकी बात की जाए तो दोस्तों ये तमिलनाडु से निकलती है और
पाक स्टेट में जाके गिर जाती है। तो ये 4 ऑप्शन दोस्तों मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गोरखपुर। उत्तर पूर्वी रेलवे का दोस्तों मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक की चौड़ाई होती है, तो दोस्तों बताइए जो ब्रॉड गेज है उस रेलवे ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1676 मिलीमीटर। जो ब्रॉड गेज होता है दोस्तों उसकी चौड़ाई होती है 1676 मीटर। इंडिया में दोस्तों जो ट्रेनें होती हैं वो 3 प्रकार के गेज में चलती हैं। नंबर 1 ब्रॉड गेज, नंबर 2 मीटर गेज, नंबर 3 नैरो गेज। जो ब्रॉड गेज होती है उसमें दोस्तों पटरियों के बीच का गैप होता है 1676 मिलीमीटर, और मीटर गेज में दोस्तों 1000 मिलीमीटर, और नैरो गेज की बात की जाए दोस्तों तो 762 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की चतुर्भुजीय लिंकिंग को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनकी चतुर्भुजीय लिंकिंग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चारों बड़े बड़े महानगरों को जोड़ने वाली लिंकिंग को दोस्तों क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज। इसकी दोस्तों जो शुरुआत थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 1999 में शुरू हुई थी, ठीक है। इस लिंकिंग से दोस्तों व्यापार करने में या फिर जो माल को इधर से उधर ले जाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा सहायता मिली, जिससे जो बड़े बड़े शहर हैं दोस्तों उनके बीच की दूरी भी कम हो गई, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दोनों बटन आपको दबाने हैं बस, ठीक है। तो थैंक यू।